हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल शुरू किया था। उसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में दूसरे पार्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स और इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स। तो इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स सबसे पहला टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल। सबसे पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स। तो इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स किसके बने होते हैं? तो इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके ग्रेफाइट से बने होते हैं और अदर फॉर्म ऑफ कार्बन कोल। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? मेड ऑफ ग्रेफाइट एंड other forms of कार्बन कोल। ठीक है, इन सब के मिक्सचर से हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स बनाते हैं। ये जो कार्बन मटेरियल होते हैं इन लोग की इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो स्लाइटली लेस देन होती है मेटल से और उसके एलॉयज से। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल होते हैं वो हमारे ब्रश बनाने में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो ब्रश होते हैं यूज होते हैं उसको बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। इसकी जो आपकी कंडक्टिविटी है इज लेस देन, स्लाइटली लेस देन। इधर आप एक वर्ड यूज कीजिएगा, स्लाइटली। स्लाइटली लेस देन दी स्लाइटली लेस देन इसके मेटल्स और एंड देयर एलॉयज, यानी उसके एलॉयज से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कम होने के कारण इसे हम लोग क्या करते हैं? ब्रशेस के तौर पे यूज करते हैं। इट यूज एज ब्रशेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ब्रशेस के जो कार्बन है मतलब जो ब्रश कार्बन होते हैं वो हमारे ग्रेफाइट के बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डीसी मशीन होती है, तो डीसी मशीन में आप लोग क्या करते हैं? ब्रशेस यूज करते हैं। ठीक है, वो ब्रश क्यों यूज होता है आपका? टू कलेक्ट दी करंट, बस सिंपल। ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस आपके इसीलिए यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कार्बन ब्रशेस की जो हीट है अगर वो बढ़ती जाती है तो ब्रशेस जो है वो घिसते चले जाते हैं धीमे धीमे। उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसकी जो हार्डनेस है, वो क्या होती है? थोड़ी धीमे धीमे कम होती जाती है। ये ध्यान रखना है। तो कार्बन ब्रश जो होते हैं उसकी कंडक्टिविटी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स होते हैं उसकी कंडक्टिविटी कम होती है और इसकी जो रगनेस है, ठीक है, ये थोड़ा है ना, क्या रग होता है कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा क्या होता है? रग होता है एकदम, मतलब कह सकते हैं कि एकदम कठोर जैसा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको डीसी मशीन का एग्जाम्पल दिया आपको, जहाँ पे आपका कार्बन ब्रश यूज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? एक साथ दो कार्बन ब्रश होते हैं, यूज होते हैं। तो जैसे जैसे आपका कार्बन ब्रश घिसता जाता है उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती जाती है और कॉम्यूटेटर कॉम्यूटेटर और उसके बीच का जो संपर्क है, कॉम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच का जो संपर्क है वो रैपिडली कम होता जाता है जैसे जैसे आपका ब्रश घिसता जाता है वैसे वैसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स में सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ आपका क्या होता है? आपका ग्रेफाइट से बना होता है या फिर अदर कार्बन कोल से बना होता है और उसकी कंडक्टिविटी लेस होती है। किससे? सिंपल मेटल से और उसके अलॉयज से। इसीलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के ब्रश बनाने में यूज करते हैं। सिंपल। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा रग होता है, यानी स्वभाव में थोड़ा कठोर होता है। और ब्रश जो होता है उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मशीन में दोनों साइड यूज करते हैं, ऊपर नीचे। तो जैसे ऊपर नीचे आप यूज करेंगे, ऊपर नीचे यूज करने पे
जैसे जैसे वो कम्यूटेटर के साथ घिसता जाएगा, तो वैसे वैसे ब्रश की जो सरफेस है वो आपकी स्मूथ होती जाएगी। और स्मूथ होने के कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ब्रश है और जो आपका कम्यूटेटर है उसके बीच का कोई संपर्क नहीं रहेगा, और आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो आपका ब्रश है वो आपको बदलने की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स में सिर्फ इतना ही था। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स के अलावा हम लोग कौन से मटेरियल यूज करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल। हम लोग कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं? तो हम लोग, देखो मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। एक तो पहला है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और तीसरा है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो ऐसा मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, और ये जो परमिएबिलिटी की वैल्यू है ये डिपेंड करती है किस पे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। तो इसकी जो परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, वो आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और एक चीज और ध्यान रखनी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कि जो इसकी परमिएबिलिटी है यानी म्यू आर जो है वो डिपेंड करता है किस पे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे। ओके, दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो स्लाइटली लेस देन यूनिटी है। ठीक है, सॉरी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो आपकी स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी है। ठीक है, यानी बहुत ही कह सकते हैं, ये आप डबल यहाँ पे कर दीजिए तो वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा, और म्यू आर इज स्मॉल लेस देन ग्रेटर देन 1। ओके, ये आपको ध्यान रखना है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब ग्रेटर देन 1 ही होती है ऐसा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो होती है वो नियरली अबाउट टू 1 होती है, यानी आप इसको ग्रेटर देन और इक्वल लिख सकते हैं। मैं साइड में लिख देता हूँ नियरली इक्वल टू, नियरली इक्वल टू। ओके, और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब भी आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका मैग्नेट का हो रहा है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर आपका जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी? ज्यादा बड़ा फोर्स जनरेट होने की। ये जो प्रॉपर्टी है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो डिजाइन है, जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर बहुत ही यूजफुल बनाती है। ठीक है, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिख देता हूं। एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और भी अदर एलॉयज हैं जो आपके क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं, ओके, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग कुछ
ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड करके उसका फेरोमैग्नेटिक एलॉय बनाते हैं। और ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको हम एज ए एलॉय भी यूज कर सकते हैं। मतलब कॉपर में, जैसे हमने पहले इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कॉपर और आयरन का जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा हाई रजिस्टिविटी वाला होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कॉपर में, एल्यूमिनियम में या फिर किसी और दूसरी एलॉय में ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा मटेरियल तैयार करते हैं जो हमारा हाई रजिस्टिविटी वाला हो या फिर हाई कंडक्टिविटी वाला हो। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गए मैग्नेटिक मटेरियल के नॉर्मल, जो आप 3 पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं वो। अब उसके हम लोग टाइप्स देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। टाइटल में डाल देता हूं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आपके कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन से 2 टाइप में? एक तो है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मैं इसको आपको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके बताता हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में 2 पार्ट हैं। एक है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा है आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको आप क्या करते हैं, 3 क्लासिफिकेशन करते हैं। सॉफ्ट के भी आप लोग 3 क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन करते हैं? क्लासिफिकेशन नंबर 1 क्या है? सॉलिड कोर मटेरियल। सॉलिड कोर मटेरियल। मटेरियल इसके अलावा दूसरा है उसका इलेक्ट्रिकल शीट एंड स्ट्रिप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शीट एंड स्ट्रिप, ये उसका दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट क्या है? स्पेशल पर्पस एलॉय। स्पेशल पर्पस एलॉय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपके स्पेशल पर्पस एलॉयज होते हैं उसके फर्दर 3 पार्ट है। ठीक है, मतलब उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से 3 फर्दर पार्ट हैं उसके। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसमें सबसे पहला है हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरिसिस लॉस है, मतलब जो हिस्टेरिसिस लूप बनता है, ठीक है, वो हिस्टेरिसिस लूप कैसा बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं नई स्लाइड में आपको बताता हूँ। ये देखिए, हिस्टेरिसिस लूप मतलब बीएच कर्व। ठीक है, ये आपको हिस्टेरिसिस लूप आपको पता ही होगा। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका बी और ये है आपका एच। ठीक है, मैं फिर से बना रहा हूँ। कुछ ऐसा आपका बीएच कर्व बनता है। ठीक है, अगर ये ज्वाइंट है आपका, और ये फिगर ए, मैं इसको नंबर दे देता हूँ, फिगर ए। और ये फिगर बी, मैंने इसको नंबर दे दिया है। ये आपका बी है
ये आपका H है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है -HC, और ये वाला पॉइंट है आपका +HC। ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है -VR, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका है +BR। ठीक है, ये आपको बताना था। ओके, तो जो हिस्टैरिसीस लूप है, हिस्टैरिसीस लॉस है, वो डिपेंड करते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कितना है। इसीलिए जो मैग्नेटिक कोर्स में जो हम लोग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसका मटेरियल का पहले हम लोग हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं। अगर हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा है, ये देखिए फिगर ए में आपको हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा दिख रहा है, यानी कि उसका जो एरिया है, जो एरिया कवर अप हो रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया आपका ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके हिस्टैरिसीस लॉस होंगे वो आपके ज्यादा होंगे, और अगर वो ज्यादा हुए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एफिशिएंसी है मशीन की वो आपकी कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आपका हिस्टैरिसीस लूप नैरो हुआ, कम हुआ, देखिए इसका एरिया, देखिए इसका एरिया आपका कम है कंपेयर टू फिगर ए। फिगर बी में जो हिस्टैरिसीस लूप बनाया उसका एरिया कम है। ठीक है, तो जिसका हिस्टैरिसीस लूप कम होता है उसका हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होता है, और हिस्टैरिसीस लॉस अगर कम होता है इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये जो फिगर बी में मैंने आपको और फिगर ए में, इन दोनों में जो आपको मटेरियल मतलब जिसका हिस्टैरिसीस लूप बताया है, तो ये दोनों जो लूप है वो आपके सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के हैं। मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के हिस्टैरिसीस लूप ऐसे होते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं? वो हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन, जैसे आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया, कोई कोई इलेक्ट्रिकल कोई एपरेटस हो गया, फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई डिवाइसेस हो गए, तो इसमें हमारे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे आपका ए मीटर हो गया, ए मीटर का जो आपका कांटा बनता है, ए मीटर जो आपका पॉइंटर बनता है जिससे आप लोग देखते हैं कि क्या बता रहा है रीडिंग, वो पॉइंटर किससे बनता है? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का बनता है। तो उसका हिस्टैरिसीस लूप कैसा होगा? कुछ फिगर ए और फिगर बी जैसा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है उसका हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो आपकी उसकी हिस्टैरिसीस लूप आपकी ब्रॉड होती है। देखो मैं आपको उसकी हिस्टैरिसीस लूप बताता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये उसका बी एच कर्व जो मैं बना रहा हूँ, ये बी है, ये एच है। ओके, तो उसकी जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो एरिया है ये मैक्सिमम ज्यादा कंसिस्ट हो रहा है, ज्यादा बन रहा है, इसीलिए ये क्या है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की, इसको मैं नंबर दे देता हूँ फिगर सी। ठीक है, और इसमें नीचे मैं लिख देता हूँ हिस्टैरिसीस लूप फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये तो मैंने आपको उसके हिस्टैरिसीस लूप के बारे में बता दिया कि ज्यादा हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा होगा तो हिस्टैरिसीस लॉसेस भी ज्यादा होंगे और एफिशिएंसी भी कम होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, दोनों का बता दिया मैंने, सॉफ्ट का भी आपको बता दिया है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का भी आपको बता दिया हिस्टैरिसीस लूप। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आपके क्या होते हैं? देखिए, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को आपको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सॉलिड कोर मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल शीट एंड स्ट्रिप्स, और स्पेशल पर्पस एलॉय। तो वो हम लोग देखते हैं कि देखिए जो आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल,
आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है उसका जो एरिया है वो कम होता है, और एरिया कम होता है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होते हैं और इसकी एफिशिएंसी भी बेटर होती है। ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को। कौन कौन से पार्ट में? पहला पार्ट है हमारा सॉलिड कोर, सॉलिड कोर मटेरियल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सॉलिड कोर मटेरियल्स होते हैं, नॉर्मली हम लोग किसी भी मैग्नेटिक सर्किट जो स्टेडी फ्लक्स को या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को कंसिस्ट करती है, कैरी करती है, उस मटेरियल को बनाने के लिए हम लोग सॉलिड कोर मटेरियल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा डीसी मशीन का यानी डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होता है वो हम लोग सॉलिड कोर मटेरियल का बनाते हैं। रिलेज जो होती है उसमें हम लोग सॉलिड कोर मटेरियल यूज करते हैं। डीसी मशीन की फील्ड फ्रेम हो गई, इसमें भी हम लोग सॉलिड कोर मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये नॉर्मली यूज्ड फॉर पार्ट ऑफ parts of magnetic circuit carrying steady flux। ठीक है, flux such as core of DC electromagnet। रिलेज हो गई, और इसके अलावा मैंने क्या कहा था आपको, फील्ड फ्रेम्स एंड फील्ड फ्रेम्स ऑफ डीसी मशीन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड कोर का यूज करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में? आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई परमिएबिलिटी की जरूरत होती है। हाई परमिएबिलिटी होती है तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा होती है उसकी। तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं उसमें, और खास उसमें भी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और उसके भी अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें, फर्दर अंदर जाए तो हमारा सॉलिड मैग्नेटिक मटेरियल का, सॉलिड कोर मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? इसमें हमारे सॉफ्ट आयरन, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं इसमें, एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन एंड फेरो कोबाल्ट। तो इस टाइप के मटेरियल्स हम लोग एज अ सॉफ्ट कोर मटेरियल यूज करते हैं। ओके, दूसरा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रिकल शीट एंड स्ट्रिप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शीट एंड स्ट्रिप दूसरा है हमारा। मैं नई स्लाइड में आपको लिख के बता रहा हूं। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल शीट एंड स्ट्रिप। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल स्टील की शीट होती है, हम लोग क्या करते हैं, अभी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग शीट मटेरियल का यूज करते हैं। इस चीज के लिए, फॉर दी मैग्नेटिक सर्किट के लिए, किसी भी मशीन में हम लोग स्टील की शीट का यूज करते हैं, सिंपल। और और जो ट्रांसफॉर्मर में हम लोग कोर बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है वो हमारा आयरन का होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लो कंटेंट ऑफ कार्बन और दूसरी अदर इंप्योरिटीज भी ऐड करते हैं। ये चीज हम लोग ट्रांसफॉर्मर के साथ करते हैं। अभी मैं रिसेंट ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, जो रिसेंट में आपका यूज हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में हम लोग शीट मटेरियल का यूज करते हैं फॉर मैग्नेटिक सर्किट, और ट्रांसफॉर्मर में हम लोग यूज करते हैं कोर के लिए आयरन। ठीक है, विद द लो कंटेंट ऑफ कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज। तो ये चीज यूज करने का एक डिसएडवांटेज है। वो क्या डिसएडवांटेज है, वो है आपका एजिंग। अब एजिंग क्या होता है, एजिंग है आपका, इसका मतलब है, एजिंग का मतलब सिंपल, एज कम होना। ठीक है,
तो मैग्नेटिक मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टील शीट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर या फिर कोई भी मशीन की परफॉर्मेंस होती है, कोई भी उसकी सर्विस है, उसकी जो सर्विस देने की एज है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके कोरोजन होने का खतरा बढ़ जाता है और हिस्टेरिसिस लॉस भी आपका थोड़ा बढ़ जाता है इसीलिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मशीन में इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, अगर ऐसा एजिंग का प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते हैं, जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है उस पर हम लोग वर्क करवाते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का जो हमारा कोर है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील या फिर ऐसा कंटेंट जिसमें सिलिकॉन सिलिकॉन का जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना रहे, 0.3% से 4.5% बाय दी वेट, यानी जितना हम लोग आयरन यूज कर रहे हैं उसका 0.3% या फिर 4%, इन दो रेंज के बीच में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन को ऐड करते हैं, ताकि क्या हो सके, एजिंग की जो समस्या है उसे ओवरकम किया जा सके। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो रोटेटिंग मशीन में, रोटेटिंग, ये तो बात हो गई ट्रांसफार्मर की। अब रोटेटिंग मशीन की बात करते हैं। रोटेटिंग मशीन अगर उसका हमें डिजायरेबल वर्क उससे लेना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिजायरेबल वर्क लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन पार्ट को, जो उसका आयरन पार्ट है उसको हाई फ्लक्स डेंसिटी का मटेरियल का बनाते हैं, यानी जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी फ्लक्स डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, हम लोग जो हाई टू सॉरी हायर आउटपुट टू वेट रेशियो है वो मेंटेन किया जा सके हाई ऑर्डर में। ओके, तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग ऐसा काम करते हैं। और शीट स्टील की अगर हम लोग हाई सिलिकॉन कंटेंट वाली अगर यूज करते हैं, तो उस जो हाई कंटेंट होता है शीट स्टील का, जिसमें 4 से 5% हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं, वो स्टील को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर ग्रेड स्टील, और मेनली उसे हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल शीट और स्ट्रिप की बात करें, तो हम लोग एक और चीज, एक और मटेरियल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरजीओ। सीआरजीओ, ठीक है, सीआरजीओ, सीआरजीओ, सीआरजीओ क्या है आपका, कोल्ड रोल्ड, इसका फुल फॉर्म है आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं, सीआरजीओ। सो सीआरजीओ में क्या होता है कि जो इसका जो बीएच कर्व है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, यानी उसका एरिया कम होता है। लेकिन नॉर्मल रोटेटिंग मशीन में आपका जो लार्जेस्ट पोर्शन है मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ का, वो आपका एयर गैप के ऊपर डिपेंड करता है, और वो एयर गैप आपका थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। वो एयर गैप अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो सैचुरेशन लेवल है वो आपका जल्दी आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आपका जल्दी आ जाएगा। तो सैचुरेशन पॉइंट अगर आपका जल्दी आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने मटेरियल यूज किया है वो मटेरियल का बीएच कर्व का जो एरिया है वो आपका ज्यादा है, वो आपका बड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपका बीएच कर्व है, एमएमएफ जो है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ है, इन सबको अगर आप लोग को क्या करना है, आपको मतलब आपको लिमिट में रखना है। तो आप क्या करेंगे, जो मशीन है उसकी साइज को आप छोटा कर देंगे। मशीन की साइज छोटा करेंगे तो आपका क्या होगा, एमएमएफ और आपका जो उसका हिस्टेरिसिस लूप है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, उसका एरिया कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन हॉट रोल्ड शीट, इस चीज को जो मैंने आपको अभी बताया, इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है और आपका सैचुरेशन लेवल ज्यादा हो जाता है, जल्दी आ जाता है,
एफिशिएंसी कम हो जाती है। इन सब चीज को इन सब चीज को ओवरकम करने के लिए एक और तरीका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉट रोल शीट का यूज करना। तो हॉट रोल शीट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो सब चीज को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीआरजीओ है, ये आपका क्या है, एक तरीके का ये भी आपका क्या है, आपका रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है। ठीक है, जिसको हम लोग स्टील के साथ मिक्स करके उसको गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके, स्टील एकदम रग्ड हो जाए एकदम। ठीक है, एकदम कठोर हो जाए, इसीलिए। तो ऐसे टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो आपके स्पेशली ट्रांसफार्मर के लिए यूज होते हैं और लार्ज टर्बो अल्टरनेटर के लिए यूज होते हैं, जिसका जिसका ये जो आपका एक्सिस है, कोर का एक्सिस है, वो आपका उससे बना होता है, सीआरजीओ स्टील से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया दूसरा मटेरियल। ठीक है, अब तीसरा मटेरियल जो हमारे स्पेशल पर्पस एलॉय है, तीसरा है हमारा स्पेशल पर्पस एलॉय। थर्ड जो है हमारा स्पेशल पर्पस एलॉयज। तो इसमें क्या है, हाई फ्लक्स डेंसिटी को वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। और वो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है वो आपके स्पेशल मैग्नेटिक एलॉय का बना होता है, जो हाई इनिशियल और मैक्सिमम परमिएबिलिटी वाला होता है। मतलब जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जो आपका मैग्नेटिक एलॉय है, उसमें क्या होता है, हाई इनिशियल एंड क्या होता है, मैक्सिमम परमिएबिलिटी। मैक्सिमम परमिएबिलिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ आयरन एलॉय जिसमें हमारा निकल मिला होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, 30 to 90% पॉसिबल हो सके तो आप लोग क्या करते हैं, आयरन प्लस निकल प्लस मॉलिब्डेनम या फिर क्रोमियम, इन तीन का मिक्सचर करते हैं। और जब आपको अप्रोप्रिएट आपको परमिएबिलिटी मिल जाती है, आपको जैसी मनचाही परमिएबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, विथ लो फ्लक्स डेंसिटी और लोअर लॉसेस देन आयरन, तो आपका जो ये स्पेशल पर्पस का एलॉय है वो बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट एलॉय होते हैं, इसको हम लोग क्या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा परम परम एलॉय और दूसरा है हमारा म्यूमेटल। ठीक है, इसको फर्दर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला नंबर का पार्ट है उसका क्या है, म्यूमेटल, या फिर आप कह सकते हैं म्यूमेटल म्यूमेटल। और दूसरा आप कह सकते हैं उसे परम एलॉय, परम एलॉयस। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, परम एलॉयस फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका हाई निकल परम एलॉय, इसके दो पार्ट और हैं। हाई निकल, जिसमें निकल का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है, और लो निकल में थोड़ा सा कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो म्यूमेटल म्यूमेटल में क्या होता है कि आपकी म्यूमेटल की बात करते हैं। म्यूमेटल में क्या होता है कि इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो लोअर होती है, परमिएबिलिटी जो होती है वो लोअर होती है। ठीक है, लेकिन 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 इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसकी जो रजिस्टिविटी पावर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है, वो हाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसका जो एडी करंट लॉस है वो कम होता है। ओके, और म्यूमेटल में क्या होता है, इट कंटेन्स some amount of copper, it contains some amount of copper,
सम अमाउंट ऑफ कॉपर। ओके, दूसरा था हमारा परम एलॉय। ये दूसरा पार्ट था उसका। ठीक है, तो परम एलॉय में क्या होता है कि निकल कंटेंट, अकॉर्डिंग टू निकल कंटेंट, अकॉर्डिंग टू निकल कंटेंट, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट मैंने आपको पहले बता दिए। एक होता है आपका हाई हाई निकल कंटेंट, हाई निकल परम एलॉय बोल सकते हैं उसे आप। और दूसरा है लो निकल परम एलॉय। ओके, तो हाई निकल परम एलॉय में क्या होता है कि ये जो एलॉय है इसमें क्या होता है, निकल प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिब्डेनम विथ कॉपर, या फिर मॉलिब्डेनम विथ क्रोमियम, ये दो चीज होती है। हाई में क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं आपको। हाई वाले में क्या होता है, मैं इधर स्टार मार्क कर रहा हूं। हाई निकल वाले में क्या होता है कि निकल प्लस मॉलिब्डेनम प्लस कॉपर, या फिर निकल प्लस मॉलिब्डेनम प्लस क्रोमियम, ये तीन चीज मिली होती है। ओके, और जो हाई निकल वाले परम एलॉय होते हैं उसकी उसकी जो परमी एबिलिटी है वो स्मॉल होती है, कम होती है। ओके, और यहाँ पे हाई निकल में क्या होता है, 80% होता है निकल का पार्ट, निकल पार्ट। देन 20% में मॉलिब्डेनम प्लस कॉपर या फिर मॉलिब्डेनम प्लस क्रोमियम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हाई जो मैग्नेटिक हाई निकल वाले जो होते हैं, एक और स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। तो जो ये हाई निकल वाले जो परम एलॉय होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, वो आपके यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, मैग्नेटिक एम्पलीफायर में। यानी आप लिख सकते हैं इधर एम्पलीफायर, सिर्फ एम्पलीफायर में यूज होता है, वीक करंट ट्रांसफार्मर में यूज होता है, वीक सिटी में यूज होता है। इसके अलावा कोड इंडक्शन कॉइल्स में यूज होता है। ओके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल इक्विपमेंट में होता है। ओके, दूसरा है हमारा, मैं इधर पूरा पूरा स्टार मार्क कर रहा हूं। दूसरा है हमारा लो निकल परम एलॉय। लो निकल में क्या है आपका, 38% से 50% जितना पार्ट निकल का होता है। ओके, और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, प्लस हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें मैंगनीज, या फिर मैंगनीज के अलावा आप यूज कर सकते हैं सिलिकॉन, या फिर आप यूज कर सकते हैं क्रोमियम। ठीक है, ये चीज का लो निकल परमेलो बना होता है, और इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो लोअर होती है, लोअर परमिएबिलिटी देन लोअर परमिएबिलिटी देन किससे, हाई निकल से, हाई निकल परम एलॉय से। ये आपको ध्यान रखना है।
ओके, इसीलिए इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन कॉइल्स एंड चॉक्स, और कुछ कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट। ओके, तो ये थे हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स और उसके टाइप्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कार्बन मटेरियल्स। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर इस लेक्चर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ पता ना चली हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं इसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ओके, टिल देन जय हिंद।